काव्य शास्त्र के तीसरे यूनिट में छंद पढ़ना है। तो आज मैं आप लोगों को छंद के बारे में बतलाती हूँ। छंद का परिचय पहले हम लोग देख लेते हैं। छंद की पहली चर्चा ऋग्वेद में हुई है। यदि गद्य का नियामक व्याकरण है तो कविता का छंद शास्त्र। नियामक से तात्पर्य यह है, जब हम लोग गद्य लिखते हैं तो गद्य लिखने के लिए जो जो नियमावली हमें चाहिए, जो जो नियम कानून चाहिए, उन सभी को हम लोग व्याकरण शास्त्र से प्राप्त करते हैं। उसी प्रकार कविता लिखने के लिए जिन जिन नियमावली को हमें ज्ञात करना होता है, उसे हम छंद शास्त्र के माध्यम से पता लगाते हैं। इसीलिए यहाँ लिखा गया है, यदि गद्य का नियामक व्याकरण है तो कविता का छंद शास्त्र। छंद हृदय की सौंदर्य भावना को जागृत करते हैं और छंद में भाव की तरलता होती है। छंद में जो कविताएं रची जाती हैं उसमें भाव होता है, रस अधिक प्रगाढ़ होता है, और इसके विपरीत गद्य में शुष्कता रहती है। जहाँ गद्य की बातें हवा में उड़ जाती हैं, वहीं छंद में कही गई बातें हमारे हृदय पर अमिट छाप छोड़ती है। छंद का प्रभाव अस्थायी रहता है। तात्पर्य यह है कि गद्य में अगर मैं कुछ आपसे कहती हूँ तो वह आपको पल भर के लिए ही याद रहेगा। जैसे फिल्मों के डायलॉग्स आपको बड़े बड़े डायलॉग्स आपको अधिक याद नहीं रह पाते हैं, किंतु गाने के बोल, किसी काव्यात्मक लहजे में कही गई पंक्तियाँ वो आपको बरसों बरस याद रहती हैं। क्यों? क्योंकि उसमें एक तरलता होती है, एक सरसता होती है। पंक्तिबद्ध वहाँ पर निरूपित होने के कारण वह हमें आसानी से याद हो जाती है। इसी कारण छंद का प्रभाव अस्थायी रहता है। अब छंद को परिभाषित करने के लिए यहाँ एक पंक्ति है, लिखा है, अक्षरों की संख्या एवं क्रम, मात्रा, गणना, यति गति से संबद्ध विशिष्ट नियमों से नियोजित पद्य रचना छंद कहलाती है। मतलब छंद में अक्षरों की संख्या, क्रम, मात्रा, मात्राओं की गणना, यति गति, कहाँ पे विराम है, कहाँ विराम नहीं है, इन सारे विशिष्ट नियम जो है वो निश्चित होते हैं, और इन्हीं नियमों से बंधकर जो रचना की जाती है वह छंद कहलाती है। तो यहाँ तक छंद का संक्षिप्त परिचय पूर्ण हुआ। अब हम छंद के प्रकार के बारे में जानते हैं। वर्ण और मात्रा के विचार से छंद के 4 भेद हैं। पहला है वार्णिक छंद। केवल वर्ण गणना के आधार पर रचा गया छंद वार्णिक छंद कहलाता है। दूसरा है वार्णिक वृत्त। गणों में वर्णों का बंधा होना प्रमुख लक्षण होने के कारण इसे वार्णिक वृत्त, गणबद्ध या गणात्मक छंद भी कहते हैं। तीसरा है मात्रिक छंद। मात्रा की गणना पर आदृत छंद मात्रिक छंद कहलाता है। दोहा और चौपाई आदि छंद मात्रिक छंद में गिने जाते हैं। चौथा है मुक्त छंद। चरणों की अनियमितता, असमानता, स्वच्छंद गति और भावानुकूल यति विधान ही मुक्त छंद की विशेषता है। इसका कोई नियम नहीं है। निराला से लेकर नई कविता तक हिंदी कविता में इसका अत्यधिक प्रयोग हुआ है। मुक्त छंद से तात्पर्य यह है, जो निराला से लेकर नई कविता तक में, अब जैसे निराला की रचना है वह तोड़ती पत्थर, इलाहाबाद के पथ पर, यह मुक्त छंद या छंद मुक्त कविता का उदाहरण है। किंतु छंदबद्ध कविता वह होती है जिसमें मात्रा, उनके यति गति, उनके शब्द, वर्ण आदि को लेकर नियमावली निश्चित होते हैं। इस प्रकार 4 रूप हमें देखने को मिलते हैं छंद के। मात्रिक छंद के 3 प्रकार होते हैं, यह भी हमें स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए। पहला समवृत्त। जिन छंदों के चारों चरण समान हो उन्हें समवृत्त छंद कहा जाता है। दूसरा होता है विषमवृत्त। जिन छंदों में 2 से अधिक चरण समान न हो उन्हें विषमवृत्त कहा जाता है। अर्धसमवृत्त। तीसरा है, जिन छंदों का पहला चरण तीसरा चरण के समान हो तथा दूसरा चरण चौथे चरण के समान हो उसे अर्धसमवृत्त कहा जाता है।
तात्पर्य यह है, जब हम लोग छंद पढ़ेंगे, विशेषकर छंद मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, वार्णिक और मात्रिक। हालांकि 4 प्रकार उसके दिखलाए गए हैं, वो सूक्ष्म रूप से, स्थूल रूप से 2 होते हैं, वार्णिक और मात्रिक। तो हमें पाठ्यक्रम के अनुसार वार्णिक पर ध्यान नहीं देना है, हमें मात्रिक को समझना है। मात्रिक छंद जिनमें मात्रा की गिनती की जाती है, वो 3 प्रकार के होते हैं, समवृत्त, विषमवृत्त, अर्धसमवृत्त। समवृत्त जिसमें सभी चरण समान हो, विषमवृत्त जिसमें समानता न हो, चरणों में समानता न हो। तीसरा है अर्धसमवृत्त, जिसका पहला और तीसरा चरण समान हो तथा दूसरा और चौथा चरण एक दूसरे के समान हो, इसे अर्धसमवृत्त कहा जाता है। आधुनिक युग में छंद मुक्त कविताओं का चलन बढ़ा है। इसका यह कतई मतलब नहीं है कि छंद अनावश्यक है। कविता कुमारी को छंदों के पाश से मुक्त करके हमने कवि कर्म को आसान तो बना दिया, किंतु कविता से उसकी कलात्मकता, उसकी गेयता, उसका सौंदर्य एवं वर्षों तक स्मृति पटल पर अंकित रहने का सामर्थ्य छीन लिया है। तात्पर्य यह है कि छंद मुक्त कविताएं करने से कविता करने में आसानी तो हो गई, क्योंकि छंद युक्त कविता करने के समय बहुत सारी नियमावली को ध्यान में रखना पड़ता है। शब्दों का चुनाव हो जाता है तो मात्रा न बैठती है ढंग से, तो इसमें बहुत सारे रखरखाव की आवश्यकता होती है। इसके विपरीत छंद से मुक्त कविता में ऐसी कोई नियमावली की पाबंदी नहीं होती है। अपने भाव को शब्दों के आकार में हम लोग आसानी से ढालते चले जाते हैं। छंद मुक्त कविता जब से आई है, तब से इसका तात्पर्य यह नहीं है कि छंद युक्त कविता शिथिल पड़ गई है, लेकिन जब छंदबद्ध कविताएं होती थीं तो हम लोग बहुत वर्षों तक स्मृति पटल पर याद रखते थे। जैसे हनुमान चालीसा है, रामायण की चौपाई है, ये सब छंदबद्ध है, छंद से युक्त है। इस कारण सहजता से हमारी जबान पर चढ़ जाते हैं। किंतु छंद मुक्त कविता थोड़ी थोड़ी गद्य की समानता लिए होती है, तो इसे याद रखने में थोड़ी दुरुता आती है, थोड़ी मुश्किल आती है। अब हम पहचान कर लेते हैं मात्रा की पहचान। यह लघु है और यह गुरु है। मात्रा की पहचान इसीलिए आवश्यक है क्योंकि जब हम लोग छंद को अच्छे से समझेंगे, उसके लिए आवश्यक है पहले मात्रा को समझ लें। लघु और गुरु 2 प्रकार की मात्रा होती है। लघु मात्रा का चिन्ह ऐसे खड़ी पाई जो हम लोग पूर्ण विराम देते हैं, उस तरह का होता है। अब लघु मात्रा के वर्ण कौन कौन से हैं? तो लघु मात्रा के वर्ण में जिसकी मात्रा 1 होती है, गणना में हम लोग 1 गिनते हैं। तो क से लेकर अंगा तक, च से लेकर इया तक, ठ से लेकर अड़ तक, ट से लेकर न तक, प से लेकर म तक और य र ल व करते हुए ज्ञ तक, मतलब क से लेकर ज्ञ तक लघु मात्रा के वर्ण होते हैं। यह जहाँ कहीं भी अंकित होंगे तो इसकी मात्रा 1 गिनी जाएगी। और साथ ही हर्ष ई की मात्रा की और हर्ष ऊ की मात्रा कु, इसी तरह की, कु, खी, खू, जहाँ कहीं भी हर्ष ई की मात्रा आए वर्ण में और हर्ष ऊ की, वहाँ पर भी यह दोनों लघु मात्रा में गिने जाते हैं और इनकी गिनती 1 मानी जाती है और चिन्ह के लिए यह खड़ी पाई का प्रयोग होता है। अब दीर्घ मात्रा का चिन्ह है। दीर्घ मात्रा का चिन्ह उल्टा एस ऐसे दिया जाता है। दीर्घ मात्रा के वर्ण हैं का, खा, चा, ता, पा। क से लेकर प वर्ग तक, 5 वर्ग तक और कुल मिलाकर कहें तो क से लेकर ज्ञ तक जहाँ कहीं भी आ मात्रा लगा हो, आ की मात्रा, वह दीर्घ मात्रा कहलाती है। और साथ ही दीर्घ ई, दीर्घ ऊ, के, कै, को, औ, कौ, कन, कह, मतलब ए, ऐ, ओ, औ, अन, अह के भी जो स्वर हैं, जो मात्रा है, वो दीर्घ में गिने जाते हैं। इनकी गिनती 2 कही जाती है। इनकी मात्रा लघु मात्रा के वर्ण के लिए 1 गिना जाता है और दीर्घ वर्ण जहाँ भी होंगे उसके लिए 2 अंक गिना जाता है। मतलब जहाँ पर खड़ी पाई है यहाँ हम लोग 1 गिनेंगे और जहाँ
यह निशान होगा दीर्घ का, यहाँ हम लोग इसे 2 गिनेंगे। यहाँ तक स्पष्ट है। अब हम लोग दोहा छंद के बारे में पढ़ते हैं। स्पष्ट है, यह 24 मात्राओं वाला अर्धसम मात्रिक छंद है। छंद के प्रकार में हमने पढ़ा था मात्रिक छंद 3 प्रकार का होता है, जिसमें अर्धसम मात्रिक छंद भी आया था। तो अर्धसम मात्रिक छंद है दोहा। यह अत्यंत स्पष्ट रखने वाली बात है। यह 24 मात्राओं वाला अर्धसम मात्रिक छंद है। इसमें प्रथम एवं तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं तथा द्वितीय एवं चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। तुक चरण के अंत में होता है। विषम चरणों के अंत में जगन नहीं होना चाहिए। अब उदाहरण 1 की सहायता से समझते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, बरनो रघुवर बिमल जस, जो दायक फल चार। इसमें 4 चरण हैं। कॉमा से पहले एक चरण, कॉमा के बाद दूसरा चरण, कॉमा के पहले ये तीसरा चरण और कॉमा के बाद यहाँ चौथा चरण। 1, 2, 3, 4 चरण। अब प्रथम चरण को समझते हैं। प्रथम चरण, श्री गुरु चरण सरोज रज। यहाँ दीर्घ ई की मात्रा है श्री में, इसीलिए हम लोग यह उल्टा एस वाला निशानी देंगे, मतलब गुरु। यहाँ पर इसकी संख्या 2 गिनी जाएगी। यहाँ हर्स्व ऊ है, यहाँ भी हर्स्व ऊ है, इसीलिए लघु मात्रा का चिन्ह है। फिर यह भी लघु मात्रा के चिन्ह यहाँ पर दिए गए हैं, क्योंकि बताया गया था क से लेकर ज्ञ तक सभी लघु मात्रा के अंतर्गत आते हैं। तो इस तरह से अब हम लोग काउंट करते हैं। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। प्रथम चरण में 13 मात्रा। फिर द्वितीय चरण में यहाँ हर्स्व ई की मात्रा है, इसीलिए लघु मात्रा का चिन्ह होगा। यहाँ दीर्घ यहाँ पर गुरु है, मतलब आ की मात्रा है, तो यहाँ गुरु का चिन्ह है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 मात्रा। इसी प्रकार तृतीय चरण में 13 मात्रा है और चतुर्थ चरण में 11 मात्रा। तो दोहा 24 मात्राओं वाला अर्धसम मात्रिक छंद है। हम लोग इन सभी को काउंट करेंगे, 24 मात्रा आएगी। प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्रा। प्रथम चरण में 13 मात्रा, तृतीय चरण में 13 मात्रा, मतलब इन दोनों चरणों में 13-13 मात्रा और इन दोनों चरणों में 11-11 मात्रा। और तुक चरण के अंत में अब देखिए सुधार, चार, यह तुक जो है वो चरण के अंत में आ रहा है। यह स्पष्ट है। अब दूसरा उदाहरण से समझते हैं। दूसरा उदाहरण है, कनक कनकते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, एही खाए बौरात नर, उही पाए बौराए। अब यहाँ देखिए लघु मात्रा का चिन्ह है। क, न, क, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। प्रथम चरण में 13 मात्रा हुई। तृतीय चरण में एही खाए बौरात नर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। तो प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्रा। उसी तरह आप यहाँ पर गिनिए कि द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11 मात्रा है कि नहीं। इसी तरह से आप अनेक दोहा को संग्रहित करके वहाँ पर मात्रा को रख कर आप अभ्यास कर सकते हैं।